हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे आज के क्यूज का विषय है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज जो 50 क्वेश्चन है वो घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में कौन सा सम्मिलित होता है? तो हम सब जानते हैं कि इसमें सम्मिलित होता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और यह भी याद रखेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा, यानी कि ऐसे ही बना रहेगा? तो सही उत्तर है इसका वर्ष 2026 तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो वह संशोधन था 31वां संशोधन। 31वां संशोधन, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 552। और यह भी याद रखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। 545। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और इसके साथ यह भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में कुल 80 प्रतिनिधि भेजता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है इसका वर्ष 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? चारों ऑप्शन में से वह कौन है जो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति का भाग है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। ऐसा करने के लिए केवल राज्यसभा सक्षम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इससे जुड़ा संविधान का अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 249। 249, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, कौन सा ऑप्शन सही है इस कथन को पूरा करने के लिए? भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो सही विकल्प है इसके लिए ऑप्शन बी। इसका चयन किया जाता है, यह चयनित किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को चयनित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के चयन से जुड़ा हुआ जो संविधान का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 93 है, 93। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है? इसका सही विकल्प इसका ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाना यह प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो वह है राज्यपाल का वेतन तथा भत्ता। यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल होता है वहां के राज्य की संचित निधि पर यह भारित होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम जो संयुक्त बैठक हुई थी वह किस संबंध में हुई थी? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी यह दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक से जुड़ा हुआ संविधान का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 108 है, 108। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है। संसद जो है वो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है। कब बनाएगा कानून संसद राज्य सूची के विषय पर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है उस परिस्थिति में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ध्यानाकर्षण सूचना, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? तो वह क्षेत्र है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र को शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? सही उत्तर है इसका कम से कम 2 बार। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसमें सीट आवंटित करने का जो वर्तमान आधार है वो है जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही विकल्प है इसका
ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सही विकल्प है इसके लिए विकल्प बी, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने समय तक रोक सकती है राज्यसभा धन विधेयक को? सही उत्तर है 14 दिन तक। अधिक से अधिक लोकसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है 25, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 26, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता है पूरा स्थापित? किसके बगैर? तो सही विकल्प इसके लिए हो जाएगा विकल्प बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह कब प्रस्तुत किया जाता है संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को? तो सही विकल्प इसके लिए है वह है ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुत करने के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक है जिसे सदन में पेश किया जाता है। किस सदन में पेश किया जाता है इसे वित्त विधेयक को? इस सदन में पेश किया जाता है वह है लोकसभा। ऑप्शन डी सही है, वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध यह किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो इसका निर्माण स्रोत है संवैधानिक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में संविधान द्वारा प्रावधान किया गया है? तो इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 263। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? तो यह सबसे पहली बार लागू किया गया था पेप्सू पंजाब में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 33, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? इन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वह अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश हैं? सही उत्तर है 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर
सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह कितनी है? सही उत्तर है इसका 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह 65 वर्ष की होती है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 37, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यह कहाँ वकालत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ पे? किस न्यायालय में या किस स्थान पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? कौन सा ऑप्शन सही इसके लिए है? जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है इसका कम से कम 5 होनी चाहिए, कम से कम 5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 41 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के हेतु अधिकृत करता है? तो वह अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 42, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो वह है राष्ट्रपति को अधिकार है। क्वेश्चन 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44 देखते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत के संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सकता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि भारत संघ के किसी राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत संघ के किसी राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? वो कौन सा अनुसूची होगा जिसे संशोधन करना पड़ेगा जब भारत संघ के किसी राज्य का सृजन करना हो? तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है 47, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सा अनुसूची को सम्मिलित किया गया है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची को। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के अंतर्गत था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? सही उत्तर है 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से। और ये 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था वो वर्ष 1985 में लाया गया था, 85 में। आज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे आज के टेस्ट का विषय था भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आज 50 क्वेश्चन लिए गए थे वो घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए थे। आज के टेस्ट में मनोज कुमार और आशीष कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं जिनमें उनके 49 प्रश्न सही हुए हैं। अभय चौधरी, अरुण कुमार, नेहा कुमारी, पंचरत्न भारती और शाहबाज आलम ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार, रूपक कुमार और शंकर सुमन ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 47 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।